नमस्कार साथियों, पिछले कुछ दिनों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी फैसले दिए जिनका सरोकार नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करना रहा। इनमें से एक फैसला डाइवोर्स से संबंधित है, तो आइए जानते हैं क्या कुछ बदलाव हुए हैं इससे संबंधित। हाल के दिनों में लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज का मामला फिर से हमारी सोसाइटी में डिस्कस किया जाने लगा है, जहां लव मैरिज और अरेंज मैरिज के समर्थक अपने अपने तर्क देकर के एक को दूसरे की तुलना में अच्छा बता रहे हैं। खैर, लोकतंत्र है, सबको अपने विचार रखने चाहिए, लेकिन अगर आपने अभी तक इस मुद्दे पर अपना कोई ओपिनियन नहीं बना रखा है या फिर ओपिनियन बनाने की सोच रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि कुछ जरूरी बातों को आप जान लें इससे पहले कि आप कोई भी ओपिनियन बनाएं। दरअसल मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई जी की लव मैरिज के संबंध में की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जहां एक दंपत्ति के डाइवोर्स केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की। हुआ कुछ यूं कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच के समक्ष जब काउंसिल यानी कि वकील ने यह बताया कि तलाक की याचिका देने वाले दंपति का विवाह एक लव मैरिज था, तो इस पर जो रिमार्क आया वो अखबारों की सुर्खियां बन गया, जिसे हमारे देश के जाने माने अखबारों ने कवर किया। रिमार्क कुछ ऐसा था, मोस्ट डाइवोर्स अराइजिंग फ्रॉम लव मैरिज। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने दंपति को मीडिएशन की तरफ बढ़ने का मार्ग बताया, जिसे हस्बैंड ने अपोज किया। हालांकि इस पर बेंच ने कहा कि हाल ही में जो रिसेंट जजमेंट आई थी एपेक्स कोर्ट की, उस हिसाब से भी वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये जो रिसेंट जजमेंट थी 2 मई को 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जिसे जस्टिस SK कौल की अध्यक्षता में गठित किया गया था, ने दी थी। साथ ही बताता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमारे देश में संविधान के इंटरप्रिटेशन के लिए गठित की जाती है, जिसमें कम से कम 5 जज होने ही चाहिए। 5 जज से ज्यादा हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन 5 जज से कम नहीं होने चाहिए। जस्टिस SK कौल की अध्यक्षता में गठित इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी शादी को इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर डिसॉल्व कर सकती है। साथ ही बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधानों के विरुद्ध 6 मंथ का जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, वो उससे पहले भी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 का हवाला दिया। देखिए, कानूनी तौर पर तो कई बातें होती हैं, कई टेक्निकलिटी होती हैं, पर हमें एक आम समझ और एकेडमिक पर्सपेक्टिव से जानना है ताकि हम एक जागरूक नागरिक बन सके। पीछे बताई गई बातों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक जान लेना चाहिए कि हमारे देश में शादी को खत्म करने, डाइवोर्स ग्रांट करने के क्या नियम हैं। बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत 2 तरीके से डाइवोर्स होता है। एक को म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स कहते हैं और दूसरे को कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, जिसमें पति पत्नी दोनों मैरिज को खत्म करने के पक्ष में होते हैं, ज्वाइंट पिटीशन देते हैं। ये पिटीशन जिस जगह शादी रजिस्टर है वहां या फिर शादी के बाद पति पत्नी जिस जगह पे रह रहे हैं वहां की कोर्ट में दिया जा सकता है। कोर्ट पिटीशन को एक्नॉलेज कर लेगी और मिनिमम 6 मंथ का वेटिंग पीरियड देगी, ताकि जो कपल डाइवोर्स फाइल कर रहा है वो कोई भी डिसएग्रीमेंट हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एलिमनी से रिलेटेड या फिर बच्चे की कस्टडी से संबंधित, तो उसे रिजॉल्व कर ले। साथ ही यह भी इंटेंशन होती है कि क्या शादी को बचाया जा सकता है। ऑफ कोर्स हमारे देश में शादी एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसी कोशिश सही भी जान पड़ती है। 6 महीने का समय बीत जाने के बाद कपल फिर से कोर्ट में आएंगे। इस बार इसे सेकेंड मोशन कहा जाएगा। इस दौरान जज को अगर ऐसा लगता है कि अब शादी को बचाया नहीं जा सकता है, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो चुका है मैरिज का, तो जज डाइवोर्स को ग्रांट कर देगा। पर यदि जज साहब संतुष्ट हैं कि शादी को बचाए जाने की गुंजाइश है, तो वो कुछ और समय देंगे। मैक्सिमम 18 महीने का दे सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मिनिमम 6 महीने का और मैक्सिमम 18 महीने का टाइम मिल सकता है। 18 महीने के बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के मामले ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, अपेक्षाकृत इनका निपटारा जल्दी हो जाता है। जो दूसरे तरीके की डाइवोर्स प्रोसीडिंग होती है, इसे हम कंटेस्टेड डाइवोर्स कहते हैं। ये मामले लंबे खिंच जाते हैं, पेंडिंग में रहते हैं। इसमें होता यह है कि एक पक्ष तो डाइवोर्स लेना चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष नहीं लेना चाहता। ऐसे में जो पिटिशनर होगा वो डाइवोर्स के लिए पिटीशन डालेगा और आधार बताएगा तलाक के लिए। जैसे मान लीजिए पति पत्नी पर या फिर पत्नी पति पर क्रूएल्टी कर रहे हो या फिर एडल्ट्री का कोई मामला हो। इसके अलावा कोई भी लीगल ग्राउंड हो सकता है जिसके आधार पर पिटीशन को एक्नॉलेज कर लिया जाएगा।
इसके बाद कोर्ट रिस्पोंडेंट को नोटिस इशू करता है, फिर एविडेंस रिकॉर्ड करता है, दोनों पार्टियों से गवाहों के बयान लिए जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है और भी बहुत कुछ। इसके बाद जाकर के एविडेंस के बेस पर कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है या फिर एविडेंस अपर्याप्त होने के कारण पिटीशन रिजेक्ट कर सकती है। मैंने ये एकदम साधारण तरीके से बताया है। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आपको लॉ प्रैक्टिशनर से मिलने की जरूरत होगी और भगवान न करे कि आपको इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़े। खैर, तो जो रिसेंट जजमेंट आई है 2 मई को, वो इस मामले में कहां फिट बैठती है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 को एक यूनिक पावर सोर्स माना जाता है जुडिशरी के लिए। यूं समझिए कि एक ब्रह्मास्त्र है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कोई भी ऐसी रेमेडीज ले सकती है जिससे संबंधित उस समय कोई कानून भले से ना बना हो। और ये एक लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ी बात है। फिर भी आप भारतीय न्याय व्यवस्था की खूबी और खूबसूरती दोनों कह सकते हैं, क्योंकि न्यायालय ने ये खुद तय किया है कि ऐसी सिचुएशन को वो खुद अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 142 की शक्तियों का प्रयोग करने पर कोई ऑर्डर जब दिया जाए तब वो फंडामेंटल राइट और जो भी एग्जिस्टिंग कानून हैं उनके अगेंस्ट ना हो। खैर, फंडामेंटल राइट का ध्यान तो कुछ हद तक रखा जाता है, लेकिन कानूनों के तो ये अगेंस्ट हो ही जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए 6 महीने का वेटिंग पीरियड दिए बगैर भी डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है और ये कोर्ट के विवेक के अंतर्गत आएगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि पिटिशनर रिक्वेस्ट कर ले कि अब हमारी शादी में कुछ भी नहीं बचा है, आप प्लीज हमें 6 मंथ का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसे दिए बगैर डाइवोर्स ग्रांट कर दे। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट फॉर पिटिशनर। ये हर बार कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा कि शादी में इर्रिपेयरेबल डैमेज हो चुका है या कुछ उम्मीद बाकी है शादी को बचाने की। तो ये बदलाव रिसेंट जजमेंट के बाद हुआ है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो हालांकि 2021 का सेंसस तो अभी हुआ नहीं है, लेटेस्ट डाटा आधिकारिक रूप से तो नहीं है, फिर भी अर्बन एरिया में रूरल एरिया की तुलना में डाइवोर्स रेट ज्यादा है। इस बात के पर्याप्त आंकड़े हैं। अब हमारी सोसाइटी पहले की अपेक्षा ओपन है, थोड़ी लिबरल ज्यादा है, जिससे वो जो स्टिग्मा था तलाक को लेकर वो डाइल्यूट हो रहा है। पहले तलाकशुदा व्यक्ति को थोड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। इसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशन, एब्यूज, इनफिडेलिटी, एडिक्शन आदि कई कारण हैं जिनके कारण डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। अगर सेंसस 2011 के आंकड़ों की बात करें तो भारत में अभी भी 1.1% डाइवोर्स रेट है, जो कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। हालांकि एक्चुअल रेट तो इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पति पत्नी अलग हो चुके हैं मगर कोर्ट में जाए बिना, मतलब कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इस बात का कि डाइवोर्स हो चुका है। पर एक सवाल तो उठ रहा है हमारी ट्रांजिशनल स्टेज में आ चुकी सोसाइटी के सामने कि क्या हम पहले की तुलना में मोरली ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, जो सही गलत नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर हम कहीं ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। कहाँ गया वो समय जब एक कमिटमेंट होती थी जिसे पूरा करने के लिए पति और पत्नी अल्टीमेट सैक्रिफाइस देते थे। डोली में आने के बाद पत्नी हमेशा के लिए तो सिर्फ अर्थी के साथ ही अलग होती थी। खैर, इन सवालों के साथ आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और समसामयिक मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।